हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सब बढ़िया ही होगा। तो हमने पिछले लेक्चर में कार्य, ऊर्जा और शक्ति को पूरा पढ़ा। उसमें के क्वेश्चंस करने रह गए हैं। अगर आपकी इच्छा होगी तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसके क्वेश्चन सीरीज अभी हम कर नहीं रहे हैं। सारे थ्योरी पार्ट हम पहले कवर कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन आज हम एक नया चैप्टर के साथ यहाँ आए हैं, ध्वनि, जिसे इंग्लिश में लोग बोलते हैं साउंड। साउंड क्या होता है, इसको कैसे समझना जाए। जैसे हम जो बोलते हैं वही एक प्रकार की साउंड है। आपके स्कूल में जो बेल बजता है, घंटा बजता है, वो भी एक प्रकार का साउंड ही उत्पन्न करता है। लेकिन साउंड है क्या? देखिए, ध्वनि क्या है? वो एक प्रकार की ऊर्जा है। बस ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। बस ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे हम कुछ बोलते हैं ना, तो वह एक प्रकार की एनर्जी हमने निकाल दिया, और वही एनर्जी ये मीडियम से, मतलब माध्यम से, जैसे ये हवा में चल रही तो हवा ये उसका एक माध्यम हो गया। जब हम रोड पे चलते हैं तो रोड हमारे लिए क्या हो गया? एक माध्यम हो गया कि हम रोड के माध्यम से चल रहे हैं। तो उसी प्रकार हवा भी एक क्या हो गया? माध्यम हो गया। तो हम जब बोलेंगे तो एनर्जी जब किसी माध्यम से ट्रेवल होकर आगे बढ़ती है और वो कान के माध्यम से सुनी जाती है, ठीक ना। तो कुछ नहीं, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। और वो किस रूप में चलती है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंग, यहाँ पे तरंग एक वर्ड आ गया, तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती है फिर आगे चलती है, ठीक ना। समझिए इस बात को, तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। ये तरंग, जिसे हम लोग इंग्लिश में वेव बोलते हैं, वेव, ठीक ना। जनरली वेव ऐसे चलती है ना। पानी में अगर हम पत्थर डाल दें तो पानी ऐसे 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 चारों तरफ होने लगता है, तो बोलेंगे कि पानी में क्या आ गया? तरंग आ गया। क्लियर हो क्या? जैसे मान लीजिए ये कोई हमने दीवार ले लिया, हमने उस पर एक रस्सी ले लिया, ठीक है। अब मान लीजिए हम इस रस्सी को उठा के ऐसे कर दें, जल्दी से इस रस्सी को उठा के ऐसे कर दें, बस उठा के ऊपर नीचे करना है। जैसे इसको एक बार उठाएं फिर नीचे करके यहीं पे ला दिए, तो क्या होगा? देखिए, जब जैसे ही हम रस्सी को यहाँ से मान लो उठाते हैं, थोड़ा सा हम इसको और बढ़िया से समझाते हैं आपको। यहाँ पे जैसे ये हमारी दीवार है, ये हमारा क्या है? रस्सी है। मान लीजिए हम इसको उठा के पहले यहीं लाएं, तो अगला इमेज ऐसा कुछ बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक ना। लेकिन अब फिर नीचे ले जाके ऐसे लेके जाएंगे तो अगला इमेज कैसे बनेगा? ऐसे, ऐसे ये इमेज ऐसा बन जाएगा। मतलब ध्यान से देखिए, तो एक हम आपको एक बात बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये रस्सी है, हमने यहाँ पे एक कुछ भी कर दी, मतलब पेंट कर दिया। ये हमारी ये दीवार है, दीवार से एक रस्सी बात के लाए, रस्सी पे एक जगह हमने वाइट, मतलब चाक से, चाक होता है ना जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, उससे हमने मान लो पेंट कर दिया। ये हमने मान लो पेंट कर दिया, तो देखो ये अब जब हम हिला कैसे कर देंगे तो ये चाक यहाँ पे आ जाएगा। फिर एक बार जैसे मान लो पहले ऊपर करके नीचे लेके आए, फिर नीचे से ऊपर लेके आएंगे तो यही चाक यहाँ पे आ जाएगा। मतलब एक्चुअल हो क्या रहा है, ध्यान सुनना। जैसे जैसे हम ऐसे ऐसे इसको वाइब्रेट कर रहे हैं ना, तो वो जहाँ पे हमने पेंट किया था चौक भी ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। और लेकिन होता है एक्चुअल में है कि हमने एक छोटा सा यहाँ पे पल्स, मतलब छोटा सा यहाँ पे पल्स जनरेट किया, पल्स उत्पन्न किया। पल्स मतलब छोटा सा तरंग एक उत्पन्न कर दिया। देखिए छोटा सा तरंग वही अब आगे बढ़ जाएगा। जैसे थोड़ा सा और दूसरे तरीके से समझते हैं, देखिए ऐसे, जैसे मान लीजिए बस हमने इसको ऊपर करके ऐसे ही किया है, तो अगली बार क्या हो जाएगा? वो अगली बार ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। उसी के अगले बार क्या हो जाएगा? ऐसे कुछ हो जाएगा। फिर अगली बार क्या हो जाएगा? थोड़ा और बढ़िया से। उसके अगली बार क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। मतलब ध्यान से अगर देखा जाए तो हमने बस एक बार ऐसे किया, ये पूरा आगे बढ़ जाएगा। आप कभी रस्सी पे इसको एक्सपेरिमेंट घर पे कीजिएगा कि एक दीवार ले लीजिएगा, उस पर कील के माध्यम से रस्सी बांध लीजिएगा, आप एक बार ऐसे करके छोड़ दीजिएगा, तो देखेंगे रस्सी के ऊपर ऐसे जाएगा। जैसे ये ऐसे बना है ना, तो यही ऊपर ऐसे से चला जाएगा। रस्सी आगे नहीं बढ़ेगी, बस आप एक बार ऐसे करेंगे तो ये ऐसे बनेगा। इसको पल्स बोलते हैं, तरंग का एक मतलब तरंग दैर्ध्य बोल सकते हैं। वो ऐसे ऐसे आगे बढ़ जाएगा, लेकिन रस्सी नहीं बढ़ेगी। क्या बढ़ेगा? ये तरंग आगे बढ़ेगी। रस्सी तो अब आप अभी आपने हाथ में पकड़ा ही है, मतलब ये एक बार ऐसे हिला के हाथ में पकड़े ही रहिए, वो आगे बढ़ेगी तरंग। लेकिन रस्सी तो अभी आपने पकड़ा ही था, तो रस्सी थोड़ी आगे बढ़ा। रस्सी के छोटे छोटे पार्टिकल जो कि ऊपर होते गए और आगे बढ़ता गया। समझ में आ रहा ना? जैसे दूसरा तरीका समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये पानी का लेवल है, आपने जब इसमें पत्थर मारते हैं ना, और मान लीजिए एक लकड़ी का गुटका है यहाँ पर, तो ये देखेंगे ना, गुटका अपनी जगह ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होने लगेगा। पानी तो ऐसे ऐसे होगा, लेकिन ये बस ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होगा।
मतलब लकड़ी का गुटका आगे नहीं बढ़ेगा। आपको जो लगता है ना, जैसे मतलब जब पानी किसी तालाब में हमारा गेंद गिर गया तो हम सोचते पत्थर से मार के उसको पास में लाए, तो पत्थर से मारेंगे वो ज़रूर हिलेगा, तो ज़रूर ऊपर नीचे, लेकिन वापस आता नहीं है। समझ में आ रहा ना? अच्छा, हम ये सब चर्चा अभी कर रहे हैं। अभी हम लोग ध्वनि पढ़ना है। ध्वनि पढ़ने के लिए ध्वनि होता क्या, देखिए, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंग के रूप में आगे बढ़ती है, बस तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। तो अब सवाल ये है कि तरंग क्या होता है। ध्यान सुनिए, तरंग क्या होता है। तरंग की डिफिनेशन भी एकदम इसी प्रकार होती है। तरंग एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी माध्यम में डिस्टरबेंस करके आगे बढ़ती है, ठीक है। तरंग ऐसे ऊर्जा को ट्रांसफ़र करने का एक जरिया है, ऐसे बोल सकते हैं। क्या होता है, तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो बोलते हैं कि तरंग है, और वो मीडियम में डिस्टरबेंस होकर होगा किसी भी तरीके से। अगर ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है तो बोलेंगे कि ऊर्जा मतलब तरंग है। समझ में ना? तरंग कुछ नहीं है, तरंग के माध्यम से कोई भी ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होती है, उसे तरंग बोलते हैं। अब तरंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अभी तो हमारा उद्देश्य था ध्वनि, लेकिन ध्वनि में क्या रहता है कि एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। तो तरंग क्या है, देखिए, तरंग का मतलब एक तरह से लहर, जैसे पानी में लहर उठती है ना, लहर, तो उसे ही तरंग बोलते हैं। तरंग का कुछ नहीं, अभी और समझते हैं इसके बारे में, बैठाते हैं इसको, ठीक ना, नोट कर लीजिए आप। ये तरंग इसे कहते हैं। तरंग में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इसको नोट करिए। हो गया नोट? ठीक है, देखिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, अब तरंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तरंग, अब जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तरंग, जिसे हम लोग इंग्लिश में वेव बोलते हैं। देखिए, वेव ना माध्यम के आधार पर, किसके आधार पर, पहले तो वेव माध्यम के आधार पर। अभी माध्यम क्या होता है बताएंगे, परेशान मत रहिए। माध्यम के आधार पर ये दो प्रकार से बांटी गई है। एक तो विद्युत चुंबकीय तरंग, और दूसरा यांत्रिक तरंग। ये रहा यांत्रिक तरंग। अब देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, ध्यान सुनिए, इसको ऐसे करते रहे। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है और यांत्रिक तरंग क्या होता है उसको पढ़ते हैं। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और ये यांत्रिक तरंग को बोलते हैं मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव, ध्यान सुनना। यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग वो होती है जिसको माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। क्या चीज़? माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। यांत्रिक तरंग होती है जिसको माध्यम की ज़रूरत होती है। माध्यम की ज़रूरत होती है। माध्यम, ये टिक लगा है इसका मतलब माध्यम की ज़रूरत होती है, टिक नहीं लगा इसका मतलब माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, माध्यम क्या होता है, जैसे ध्वनि होता है ना, अगर जैसे मान लीजिए कि एक लड़का कार में पैक है और आप बोलेंगे तो वो कार में बैठा आदमी को कुछ सुनाई नहीं देगा, मतलब उसको चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत चाहिए। और जब बीच में शीशा आ गया ना, उसका विंडो आ गया, मतलब खिड़की आ गया कार का, जिसकी वजह से आपकी ध्वनि अंदर नहीं जा पा रही है, माध्यम ही नहीं कोई बन पा रहा है। तो वो, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए जो ध्वनि है, ध्वनि क्या है, ये उदाहरण है किसका है, यांत्रिक तरंग का। ध्वनि उदाहरण है यांत्रिक तरंग का, क्योंकि यांत्रिक तरंग उस तरंग को कहते हैं। देखिए, ध्यान सुनिए, कोई पूछ दे कि यांत्रिक तरंग क्या है तो बताएंगे क्या। यांत्रिक तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता बोलती है, उसे यांत्रिक तरंग बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे रस्सी को हमने दीवार से बांधा और ऐसे हिलाया, तो जो तरंग चल रही है ना, उसको चलने के लिए क्या जरूरत है, रस्सी की। रस्सी नहीं होती तो तरंग आगे बढ़ती क्या, नहीं बढ़ती। आप हवा में ऐसे हिला दीजिए तो तरंग आगे जाएगा क्या, नहीं जाएगा। मतलब रस्सी की जरूरत पड़ी ना, जैसे पानी में हम पत्थर फेंकते हैं तो पानी है तभी तो तरंग आगे तरफ चारों तरफ बढ़ती है, ऐसे 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 ऐसे। मतलब पानी ना हो तब, मतलब वो जल ना हो तो तरंग कैसे चलेगी, पत्थर फेंकेंगे तो मतलब ये जो रस्सी की तरंग, जैसे ध्वनि तरंग हो गई, रस्सी पर तरंग लिख दो, रस्सी की तरंग। राइटिंग थोड़ी ठीक है, बहुत अच्छी है, ठीक ना, तुम्हारे से तो अच्छी होगी। रस्सी की तरंग, ध्वनि तरंग और रस्सी की तरंग, ये क्या है, यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। अभी हम सुने माध्यम क्या होता है, समझ में आ गया होगा। माध्यम की अगर ज़रूरत नहीं है, मतलब चलने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, खाली कुछ है ही नहीं तो भी चल रहा है। जैसे मान लीजिए ना, हम एक बात बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि मून से कोई आदमी, चंद्रमा से, मतलब कोई आदमी अगर चिल्ला रहा है
वहाँ से, मतलब उतनी आवाज़ है कि यहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन फिर भी नहीं आएगी आवाज़। क्यों? क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कुछ है ही नहीं, हवा होनी चाहिए ना। अब कैसे ये ध्वनि तरंग आगे बढ़ती है, भी हम पढ़ेंगे आगे कि क्यों माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। ये जो वायुमंडल में पार्टिकल्स फैले रहते हैं ना, उनको वाइब्रेट करता है, उसको कंपन देता है ताकि आगे ऊर्जा बढ़ती रहती है। और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कोई वायुमंडल नहीं है, ठीक ना। पृथ्वी के कुछ ही ऊंचाई तक है वायुमंडल, उसके बाद तो एकदम खाली है ना, जिसे हम लोग स्पेस बोलते हैं, निर्वात भी बोल सकते हैं, निर्वात स्पेस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात। निर्वात का मतलब जहाँ पे हवा कुछ ना हो, एकदम खाली हो, उसे निर्वात बोलते हैं, समझो ना। पृथ्वी के बहुत ऊंचाई पर निर्वात है, मतलब वहाँ पे कुछ नहीं है। आप बोलेंगे यहाँ से, बगल वाले को सुनाई नहीं देगा, बगल में खड़ा लड़का रहेगा उसको सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बीच में कोई वायुमंडल ही नहीं है, ठीक ना। हाँ, दूसरी चीज़, विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब होता है वो तरंग जो कि चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है प्रकाश, जिसे हम लोग बोलते हैं लाइट। लाइट एक प्रकार की तरंग है, सोचिए ऊर्जा ही तो आता है ना। अभी अब हमने क्या बताया कि ऊर्जा को चलने के लिए तरंग की ज़रूरत होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा। तो जब सन से, सूरज से लाइट आती है पृथ्वी पर, कैसे आती है? बीच में तो कुछ नहीं है, हमने अभी बताया। तो बीच में कुछ नहीं है तो लाइट आती कैसे है? तो तरंग के माध्यम से आती है। और बीच में कुछ नहीं है, मतलब बिना माध्यम के वो जब चल लेती है, तो इसीलिए उसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग को अयांत्रिक तरंग भी बोलते हैं। क्या चीज़? अयांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंग में सिर्फ प्रकाश नहीं होता है, बहुत सारी तरंगें होती हैं। ऊष्मा सुना है? ऊष्मा, देखिए जैसे तवा को गर्म करेंगे ना रोटी बनाने के लिए, घर पे जब मम्मी गर्म करती है तो उसको हाथ से छूना नहीं तो जल जाएगा हाथ, ठीक ना। क्या करेंगे, जैसे तवा जब रोटी बनाने के लिए गर्म की जाती है तो गर्म करने से पहले तवा को छूना मत, उसके ऊपर हाथ करना, तो भी हाथ गर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। जैसे जब आग जलती है ठंडियों में, आग जब जलती है ठंडियों में, तो हम दूर से हाथ को सेकते हैं ना, हाथ को जब सेकते हैं तो हाथ गर्म हो जाता है दूर से ही, बिना आग में डाले। हाथ को आग में डालेंगे तो जल जाएगा, डालना मत कभी, ठीक ना। तो हाथ को दूर से ही सेक सकते हैं। मतलब वहाँ से यहाँ तक ऊर्जा कैसे आई? तो तरंग के माध्यम से आई, और वो तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, मतलब ऊष्मा ऊर्जा भी बहुत सारी, मतलब जैसे पराबैंगनी किरण को नाम सुने होंगे, समझ रहे ना। बहुत सारी मतलब हैं जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, और बहुत सारे यांत्रिक तरंग भी होते हैं। तो इसको नोट करिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, मिटा है, नोट हो गया, शाबाश। देखिए देखिए तरंग क्या होता है, हमने अब पढ़ ले रहे हैं धीरे धीरे, ठीक ना। अब दूसरी चीज़ हम बेसिस बना रहे हैं कंपन के आधार पर, कण के कंपन के आधार पर। समझ में आएगा, परेशान मत रहिए। ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, कण के कंपन के आधार पर क्या होता है, देखिए ध्यान सुनिए। हम एक बात बता रहे हैं, देखिए ये मान लीजिए रस्सी है, ये यहाँ पे हमने दीवार से बांध दी। अब मान लीजिए एक बात बताते हैं, यहाँ पे हमने एक पेंट कर दिया, यहाँ पे एक पेंट कर दिया, यहाँ पे एक पेंट कर दिया, यहाँ पे एक पेंट कर दिया, ठीक ना। हमने रस्सी पर 4 जगह पेंट किया है। इस पॉइंट को 1 नाम दे रहे हैं, इसको 2 दे रहे हैं, इसको 3, इसको 4 पॉइंट के नाम दे दिया। अब मान लो हम इस रस्सी को हिलाना शुरू कर दिए तो होगा क्या? एक्चुअल में होगा क्या, ध्यान से सुनना। ये क्या होगा, जैसे ही इसको ऊपर नीचे हिलाना शुरू करेंगे तो कुछ नहीं होगा, सब मतलब देखिए ऐसे ऐसे मोशन होगा, ऐसे ऐसे मोशन होगा कि नहीं, रस्सी में ऐसे ऐसे मोशन होगा। मान लो हम ऐसे ऐसे हिलाना शुरू कर दे तो रस्सी में ऐसे ऐसे मोशन होगा। तो एक्चुअल में होगा कि जैसे 1 वाला पॉइंट है बस ऐसे 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 होगा, ऐसे ऐसे होगा कि नहीं, ऐसे ऐसे तो होगा। लेकिन रस्सी पर जो 1 वाला पॉइंट है ये ऊपर नीचे अप डाउन मोशन होगा, ये भी अप ही डाउन मोशन होगा, ये भी अप डाउन मोशन होगा। मतलब जो रस्सी जिन कड़ों से मिलेगी, रस्सी थोड़ी आगे बढ़ती है, ये तरंग आगे बढ़ जाती है, लेकिन जो मतलब रस्सी पर पार्टिकल हैं वो ऐसे ऐसे रहेंगे। आपको मतलब ये एग्जांपल हम घर पे करने के लिए आपको दे रहे हैं, उसको करिएगा ज़रूर, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ में आएगा क्या चीज़ करना है। देखिए आपको दीवार लेना है, मतलब रस्सी से बांधना है, और रस्सी में मतलब एक पॉइंट को कुछ कलर कर देना है, ताकि हम जब हिलाएं तो दिखे। तो आपको जब ऐसे ऐसे हिलाएंगे ना, तो जहाँ पे कलर किए हैं उस पार्टिकल को देखेंगे वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। मतलब कहने का मतलब जिस मीडियम में हम लोग अभी समझा रहे हैं, जिस मीडियम में हम लोग तरंग को देते हैं तो वो मीडियम एक पार्ट छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा।
रस्सी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। एक कण को अगर आप ध्यान से देखें ना तो वो ऐसे ऐसे मोशन करेगा। लेकिन तरंग कैसे चल रही है? ऐसे चल रही है। तरंग कैसे चल रही है? ऐसे चल रही है। हमने तरंग को कैसे दिया? ऐसे चल रहा है, लेकिन वाइब्रेशन क्या हो रहा है? ऐसे हो रहा है। दो चीज़ें। दूसरी चीज़, मान लीजिए देखिए, जब हम बोलते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है? जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से साउंड प्रोड्यूस कर दिया, ये हमारी साउंड निकल रही है, ठीक ना। मान लीजिए हमारा साउंड प्रोड्यूस करने का कोई यंत्र है, ठीक ना। यहाँ से साउंड निकल रहा है ऐसे। तो एक्चुअल में साउंड मतलब ध्वनि, आवाज़ निकल रही है। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे पार्टिकल रहते हैं, बहुत सारे वायुमंडल के पार्टिकल रहते हैं, ठीक ना। इसको एकदम बढ़िया से समझना है, बहुत सारे वायुमंडल के पार्टिकल रहते हैं। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जब हम यहाँ से ध्वनि निकालते हैं तो यहाँ के सारे पार्टिकल ऐसे चले जाते हैं, यहाँ के सारे पार्टिकल ऐसे हो जाते हैं। जैसे ही हमने यहाँ से ध्वनि निकाला, सारे पार्टिकल यहाँ चले जाएंगे। यहाँ के जितने भी पार्टिकल होंगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो होगा क्या? यहाँ पे थोड़ा सा खाली हो जाएगा, ऐसे खाली हो जाएगा। थोड़ा ऐसे ऐसे बना दे रहे हैं समझाने के लिए, ये लाइन फालतू में खींच रहा है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे खाली होगा तो हम इसको ऊपर बना रहे हैं, नीचे बनाना चाहिए, जगह नहीं है इसलिए ऊपर बना रहे हैं। तो यहाँ पे खाली होगा तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत सारे पार्टिकल आ जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल हो जाएंगे, बाकी सब तो ऐसे ही रहेंगे, बाकी सब वैसे ही रहेंगे। समझ में आ रहा है ना क्या बोला? यहाँ पे जैसे ही ये सारे पार्टिकल यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल आ जाएंगे। यहाँ पे घनत्व तो बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा पार्टिकल। लेकिन जैसे ही देखिए यहाँ पे जब घनत्व तो बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे दाब, प्रेशर बढ़ जाएगा ना। जैसे मान लीजिए यहाँ से पार्टिकल यहाँ है तो अब यहाँ पे ढेर सारे पार्टिकल हैं, तो ढेर सारे पार्टिकल हैं तो फिर से ये वाला पार्टिकल वापस जाएगा, लेकिन आगे वाले पार्टिकल को धक्का दे देगा। पार्टिकल मतलब कण। जैसे ये सब पार्टिकल यहाँ से आगे तो बढ़े, यहाँ चले गए। अब यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो बहुत सारे पार्टिकल फिर वापस बढ़ेंगे, ये वापस आ जाएगा, मतलब ये फिर से वापस आ जाएगा और ये फिर से इधर चला जाएगा। मतलब अगले स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर अब खाली हो जाएगा, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा, फिर यहाँ पे जब घना होगा तो फिर से इधर आएगा, फिर यहाँ खाली होगा, आगे बढ़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब होता क्या है? देखो, जब ध्वनि चलती है, ध्वनि जब चलती है तो कुछ ऐसा रहता है, देखो ऐसे। ऐसा कुछ रहता है, मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा घना रहता है और कहीं पे बहुत ज़्यादा मतलब घना कम रहता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा घना रहता है। तो इसे ही हम लोग ऐसे बोलते हैं, जहाँ पे घना ज़्यादा रहता है वहाँ पे सघन बोलते हैं, या फिर सघनन बोलते हैं, या फिर जहाँ पे घना कम रहता है उसे वीरल बोलते हैं। समझाएंगे? देखो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ही हमने यहाँ से ध्वनि निकाली तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ के सारे पार्टिकल यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ के सारे पार्टिकल यहाँ पे आ गए, यहाँ के सारे पार्टिकल यहाँ पर आ गए। अब होगा कि यहाँ पे घना तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर से पार्टिकल वापस आएंगे, लेकिन आगे वाले पार्टिकल को धक्का दे देंगे। मतलब यहाँ के पार्टिकल तो आगे गए, लेकिन आगे वाले जो पार्टिकल थे वो धक्का दे के आगे वो चले जाएंगे और ये वापस आ जाएंगे। समझ रहा ना? ये वापस आ गए, लेकिन आगे वाला पार्टिकल अब चला जाएगा, लेकिन ये जैसे ही वापस आएगा फिर से ध्वनि निकलेगी, फिर वापस जाएगा। मतलब पार्टिकल ऐसे ऐसे मोशन करेगा। ध्यान सुनना कैसे, हमने बोला तो पार्टिकल इधर गया, फिर वापस आएगा, फिर बोला तो ऐसे ऐसे, और ये प्रक्रिया बहुत फास्ट होती है। मतलब हम जब बोलते हैं ध्वनि निकाला, ऐसे ध्वनि निकाला तो यहाँ के पार्टिकल थोड़ा सा आगे जाएंगे, वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, फिर से डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये पार्टिकल वापस आएगा, लेकिन आगे वाले पार्टिकल को परेशान करके दिया। हमने जब बोला, कुछ भी बोला, तो हमने यहाँ से पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, लेकिन आगे वाले जितने भी कण होंगे वो अब परेशान हो जाएंगे, तो वो आगे की तरफ चलेंगे। लेकिन अब ध्यान सुनना, एक्चुअल में होगा कि जैसे ही यहाँ के पार्टिकल यहाँ आए तो अब यहाँ पे जगह खाली हो गई, तो वापस तो आएंगे ही। यही काम जब तालाब में पानी, जब हम पत्थर फेंकते हैं ना, ध्यान सुनना, जैसे मान लीजिए, जैसे ये ध्यान सुनिए, जैसे मान लीजिए हमने पत्थर फेंका तो पत्थर जैसे ही नीचे आएगा तो इतनी दूर को पानी को ऐसे डुबा देगा। ऐसे डुबाएगा कि नहीं डुबाएगा? मान लीजिए ये पत्थर का लेवल है, जैसे ही पानी में पत्थर गिरा तो वहाँ का पानी लेके डूबेगा, तो यहाँ का पानी लेके डूबेगा, और बगल वाले सारे पानी इसी में भरना चाहेंगे कि नहीं भरना चाहेंगे। अब ये इतना तेज़ मोशन होगा कि जैसे ही पानी यहाँ पे भरेगा तो ये पानी यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, लेकिन ये बगल वाले पानी अब नीचे हो जाएंगे ऐसे। अब फिर ये इसके बगल वाला पानी इसमें भरना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे खाली हो गया, तो वैसे ही मोशन ऐसे उसको।
यही होता है। अब ध्यान सुनिए, थोड़ा सा हम एक बात यहाँ बताने जा रहे हैं। हमको कण के आधार पर, कण के कंपन के आधार पर तरंग कितने प्रकार की होती है वो बताना था। हम इसीलिए ये सब झंझट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे समझा रहे हैं, ध्यान सुनिए। जब रस्सी वाला केस था तो ये मान लीजिए दीवार है, तो ये कुछ ऐसे ऐसे मोशन था, ऐसे ऐसे मोशन था ना रस्सी वाला। इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा दीवार है, ये हमारा ये रस्सी है। ध्यान सुनिए, हमने इसको तो ऐसे कर रहा था तो तरंग इधर चल रही थी, इसमें हम आवाज़ बोल रहे थे तो तरंग इधर चली है। दोनों में तरंग इधर चल रही है, ध्यान सुनिए, तरंग इधर चली है। लेकिन इसमें पार्टिकल कैसे कंपन कर रहा है। कंपन का मतलब घूमना, कंपन का मतलब हिलना डुलना। कंपन कैसे हो रहा है, कैसे हिल डुल रहे हैं पार्टिकल को थोड़ा देखो। इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल कैसे हिल रहे हैं, ऐसे हिल रहे हैं। सारे पार्टिकल ऐसे हिलेंगे, ये नहीं कि सिर्फ यहाँ के पार्टिकल घने हैं। ये अगली बार क्या होगा कि यहाँ के पार्टिकल आगे बढ़ेंगे और ये वापस आ जाएंगे, फिर से यहाँ से विरल हो जाएगा। विरल का मतलब कम घना, सघन का मतलब ज़्यादा घना, घना का मतलब जहाँ पे ज़्यादा हो जाए पार्टिकल, ठीक है ना। मतलब तरंग ऐसे चल रही है लेकिन पार्टिकल का मूवमेंट ऐसे हो रहा है। कंपन कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। कंपन के आधार पर कण का कंपन कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। और तरंग कैसे चल रही है, ऐसे। देखिए तरंग ऐसे चल रही है, पार्टिकल भी ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है। मतलब वो जो कण हिल डुल रहा है वो तरंग की दिशा में ही हिल डुल रहा है। तरंग की दिशा क्या है, ऐसे है, और पार्टिकल हिल डुल रहा है ऐसे। लेकिन इसमें देखो तरंग की दिशा ये है लेकिन पार्टिकल कैसे हिल रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है। देखिए जब ये ध्वनि की तरंग थी तो ध्वनि की तरंग में क्या था कि तरंग ऐसे चल रही है और पार्टिकल ऐसे ऐसे हिल रहा है। सारे पार्टिकल ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, मतलब तरंग की दिशा में ही सारे पार्टिकल हिल रहे हैं। लेकिन रस्सी वाले केस में क्या है कि तरंग तो आगे चल रही है ऐसे, लेकिन पार्टिकल ऐसे ऐसे मोशन करेंगे। हमने बोला पार्टिकल को कैसे देखना है, आप रस्सी लीजिए, दीवार से बांधिए और रस्सी पर एक जगह व्हाइट से पेंट कर दीजिए, और जब रस्सी को ऐसे ऐसे हिला देंगे ना तो देखेंगे पेंट जो किए हैं वो ऐसे ऐसे हिलेगा। मतलब रस्सी के सारे कण आपस में ऐसे ऐसे हिलेंगे। रस्सी थोड़ी आगे बढ़ रही है, रस्सी के कण ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान सुनना, दो ही दिशा होती है। जैसे ये दोनों, जैसे ये इसमें क्या था, इसमें इधर देखो तरंग की चलने की दिशा ये है, कण का कंपन की दिशा क्या है, ये ऐसे बना देंगे। कण ऐसे कंपन कर रहा है, ऐसे ऐसे सारे कण ऐसे ही कंपन कर रहे हैं। इसमें तरंग की चलने की दिशा ऐसे है और कण का कंपन कैसे हो रहा है, यहाँ पे कण का कंपन इसमें कैसे हो रहा है। ये देखिए तरंग की चलने की दिशा, कण का कंपन ऐसे हो रहा है इसमें, ठीक है ना। कण के कंपन की दिशा ऐसे है। अब देखिए दूसरी चीज़, कण के कंपन की दिशा इसके लंबवत है। देखिए लंबवत का मतलब, लंबवत को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। देखिए ये तरंग चलने की दिशा है और ये कण के कंपन करने की दिशा है। सॉरी, देखिए ये तरंग चलने की दिशा है, ये कण के कंपन करने की दिशा है। पहले वाले केस में ये तरंग ऐसे चल रहा है, कण ऐसे कंपन कर रहा है, कण ऐसे कंपन कर रहा है, तो ऐसे बोलते हैं। ऐसे जो होता है उसे बोलते हैं लंबवत। समझ में आ रहा ना। जैसे एक रेखा ऐसे और ये एकदम लंबवत है, जिसे लंबवत बोलते हैं। समझ में आ रहा ना। ये एक लाइन है, इधर देखिए ये एक लाइन है तो ये बोलेंगे ये इसके लंबवत है, ठीक ना। अच्छा ये एक लाइन है तो ये एक लाइन है तो बोलेंगे ये दोनों समांतर हैं। ध्यान से सुनिए क्या बोला, ये इसमें तरंग ऐसे चल रहा है, कंपन ऐसे हो रहा है, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, तरंग ऐसे चल रहा है और कंपन ऐसे हो रहा है। इसमें ऐसे हो रहा था, इसमें ऐसे हो रहा था, इसमें ऐसे हो रहा है कण का कंपन। ध्यान सुनिए, तरंग को कण के कंपन के आधार से दो प्रकार से बांटा गया है। एक अनुदैर्ध्य तरंग और एक अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब ध्यान सुनिए, तरंग को देखो, तरंग को माध्यम के आधार पर दो प्रकार बांटा गया है। एक तो आंतरिक तरंग, एक तो विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग उसे कहते हैं जिसे माध्यम की आवश्यकता होती है, और विद्युत तरंग उसे कहते हैं जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और कण के कंपन के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसमें, अनुदैर्ध्य तरंग, ध्यान सुना, अनुदैर्ध्य तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसमें कण का कंपन तरंग की दिशा में होती है। देखो कण का कंपन तरंग की दिशा में होती है, तरंग चलने की दिशा ये है, कण का कंपन भी उसी दिशा में हो, तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग उसे कहते हैं जिसमें कण का कंपन तरंग के चलने की लंबवत दिशा में होता है। तरंग के चलने की लंबवत दिशा में अगर कण का कंपन हो रहा है तो बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग है। ध्यान से सुनना, ठीक ना। अच्छा इसको एक बार नोट करिए, थोड़ा सा और बढ़िया से बताते हैं।
नोट करिए, हो गया, शाबाश। इसको नोट करिए बढ़िया से, एकदम बढ़िया से। अब देखिए इधर थोड़ा सा, ये कण के कंपन के आधार पर था, ये जो था ये क्या था, अनुप्रस्थ तरंग था, और ये क्या था, अनुदैर्ध्य तरंग था, अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक ना, ठीक है, मिटा रहा है। देखिए हमने दो बात करी, एक क्या, पहले एक अनुप्रस्थ तरंग और एक अनुदैर्ध्य तरंग। तरंग देखिए, अनुदैर्ध्य तरंग में क्या है, ये तरंग की दिशा है, क्या है, तरंग की दिशा, और इसमें भी मान लो ये तरंग की दिशा है। तो कण के कंपन की दिशा क्या होगी, ये ऐसे कण की कंपन की दिशा होगी, ठीक ना। और अगर मान लो इसमें क्या, तरंग कण के कंपन की दिशा होगी ऐसे, ठीक ना। ये क्या है, ये क्या है, कण की कंपन की दिशा, कण की कंपन की दिशा, ये भी क्या है, कण की कंपन की दिशा। ये तो मान लो हम ऐसे समझा दिए, दूसरा चीज लिखेंगे कैसे, देखो कण की कंपन की दिशा क्या है, तरंग की दिशा ये है और उसके लंबवत है, इसमें तरंग की दिशा ये है, इसके ऐसे, ठीक ना। देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है, अच्छा पहले डिफिनेशन लिख देते हैं ना। डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, अनुप्रस्थ तरंग की डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, वह तरंग जिसमें कण का कंपन, कण के कंपन की दिशा, कण के कंपन की दिशा तरंग के चलने की दिशा के, तरंग के चलने की दिशा के अभिलंबवत होता है। अभिलंबवत या लंबवत बात एक ही है, अभिलंबवत होता है, ठीक ना। उसे क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। लास्ट में आप लिख लेंगे, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या कहते हैं, वह तरंग जिसमें कण के कंपन की दिशा, जिसमें कण की कंपन की दिशा तरंग के चलने, वह तरंग जिसमें कण की कंपन की दिशा तरंग के चलने की दिशा में होती है, दिशा में होती है। समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं, वह तरंग जिसमें कण का कंपन, कण के कंपन की दिशा तरंग के चलने की दिशा के अभिलंबवत होती है, वह तरंग जिसमें कण के कंपन की दिशा तरंग के चलने के दिशा में होती है। तरंग जिधर चलता है उसी की दिशा में कंपन होता है, तो उसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ध्वनि तरंग, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, रस्सी की तरंग, और अच्छा प्रकाश कैसे, देखो ध्वनि जो है यांत्रिक तरंग भी है, अनुदैर्ध्य तरंग भी है। अनुदैर्ध्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका कंपन, कण के कंपन की दिशा उसके तरंग की दिशा में है, और यांत्रिक तरंग इसलिए बोलते हैं इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। देखिए ये भी यांत्रिक तरंग है, यह भी यांत्रिक तरंग है, लेकिन ये अनुप्रस्थ है क्योंकि इसमें कण का कंपन कैसे करता है, अभिलंबवत करता है। ये यांत्रिक होते हुए अनुदैर्ध्य क्यों है, क्योंकि इसमें कण का कंपन तरंग की दिशा में करता है। अच्छा प्रकाश जो होता है ना, वो भी क्या है, प्रकाश जो भी अनुप्रस्थ तरंग होता है। इसको आगे में पढ़ेंगे, ठीक ना। इसको नोट करिए। आज के लिए रहने देते हैं, तब तक के लिए आप खुद से पढ़िए, थोड़ा बुक्स पढ़ना शुरू करिए। और ये तरंग का थोड़ी बेसिक स्ट्रक्चर है, अब हम कल से थोड़ा सा इस पर पढ़ते बढ़िया से, ठीक। आज के लिए रहने देते हैं, टाटा बाय बाय, ठीक। हाँ ठीक, नोट कर लीजिए इसको, वीडियो रोकिए।